नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के वीडियो में। काफी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव वीडियो होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेपाल के रीसेंट इंसिडेंट के बारे में, जेनजी मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इसका क्या जुड़ाव है, मतलब साइबर सिक्योरिटी से लिंक क्या है इसका, इसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट किस टाइप की ऐप को बैन करना चाह रही थी, क्यों बैन करना चाह रही थी, इससे नेपाल के सिटीजन को क्या बेनिफिट होने वाला था और इसकी आड़ में जो है ना गवर्नमेंट क्या निकलवाना चाह रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये ऐसी केस स्टडी। शायद आपने इंटरनेट पे नेपाल के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी होगी, पर साइबर सिक्योरिटी लिंक अगर आप बात करें नेपाल की केस स्टडी के बारे में तो शायद ये डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव होगा, एक डिफरेंट डायरेक्शन होगा इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को देखने का आपके नजरिए से। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। मैं हूं तपन कुमार झा, आपका होस्ट एंड दोस्त। आज बात करने वाले नेपाल इंसिडेंट के बारे में। नेपाल प्रोटेस्ट में ऐसा क्या हुआ और कैसे ये स्टार्ट हुआ उसके बारे में बात करेंगे हम लोग काफी डिटेल में केस स्टडी। पहले हम बात करेंगे इसके टाइमलाइन के बारे में। टाइमलाइन सिर्फ यहीं से स्टार्ट नहीं होती है कि गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी करा कि इन एप्स को बैन कर दिया जाए और वहां के आईएसपी ने इन सारी ऐप को बैन कर दिया। पर ये जो प्रोसेस था ये काफी टाइम पहले से ही शुरू हो गया था। जो नेपाल गवर्नमेंट है एक सोशल मीडिया लॉ लाने की सोच रही थी, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट पे बहुत सारे फेक कंटेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। साइबर क्राइम स्पेशली इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, जहां पे किसी भी एक फेक आईडी को ट्रैक डाउन करना होता है या फिर किसी आईडी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना होता है या फिर सोशल मीडिया पे चल रही पोस्ट का एनालिसिस करके जो हमारे काम की नहीं या फिर जो मिस इंफॉर्मेशन फैला रही है, इस टाइप के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बहुत क्विकली पॉसिबल एक एक्शन लिया जा सके, इसके ऊपर ये जो लॉ था ये नया निकाला जा रहा था। साथ में सिर्फ इतना ही नहीं कि ये सिर्फ पीपल के लिए, सिटीजन के लिए सोचा जा रहा था, पर जो फाइन था ये एक बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स बन सकता था नेपाल गवर्नमेंट के लिए, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आईटी कंपनी इस टाइप के लॉ को अगर फॉलो नहीं करती। तो पहले बात करते हैं ये जो टाइमलाइन है। मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊं क्योंकि हमारा इस वीडियो का पर्पस है ये समझना कि ये ऐप जो है ना ये कैसे खतरा पैदा कर रही थी, मतलब ये जो एप्स है कैसे कंट्रोल लेती है और कैसे ऐप खतरा पैदा कर रही थी, जो नेपाल गवर्नमेंट को लगा और नेपाल गवर्नमेंट इससे क्या अर्न करना चाह रहा था। ठीक है, मैं टाइमलाइन को स्टार्ट करूंगा बहुत इनिशियल, यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं 25 अगस्त से, जहां पे जो नेपाल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स द गवर्नमेंट टू एनफोर्स न्यू सोशल मीडिया रूल। एक सोशल मीडिया रूल, हर कंट्री के अंदर अपना एक सोशल मीडिया रूल होता है जिसके थ्रू वो गवर्न करती है अपने सिटीजन की सिक्योरिटी को, वो काम करती है उनके ऊपर कि भाई जो उनके सिटीजन रहे प्रॉपर्ली सिक्योर रहे, और अगर सोशल मीडिया का अगर वो यूज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की देखरेख में सारा चीजें होना चाहिए। ये दो पर्सपेक्टिव से होता है, गवर्नमेंट अर्निंग से भी हो सकता है, साथ में गवर्नमेंट मॉनिटरिंग से कि भाई ऐसा कोई मिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे, कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसा कोई सा भी इंफॉर्मेशन ना फैले जो शायद गवर्नमेंट के खिलाफ हो या फिर कोई गलत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट ना हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास करा कि भाई एक नया सोशल मीडिया रूल अपन को लाना पड़ेगा, और इन ऑर्गेनाइजेशंस को बोलो, जो ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे आपका ये हो गया यूट्यूब हो गया या फिर मान लो और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए, तो उनको आप बोलो कि ना भाई ये कहना जो उनका फॉर्म है ये इनको भरना मैंडेटरी है। कुछ 7 डेज अप्रोक्सीमेटली डेज का उनको टाइम दिया गया, उससे पहले ही बोला गया था, पर ये एक्सट्रीम उसको लास्ट वार्निंग दी गई थी, मतलब 25 अगस्त को लास्ट वार्निंग दे दी गई थी, भाई कुछ दिन और है आपके पास, अगर आप इसको नहीं भरते या फिर आप रजिस्ट्रेशन नेपाल में नहीं कराते और जो हमारे नॉर्म कहते हैं अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो हम आपकी एप्लीकेशन को बैन कर देंगे। उसके बाद 4 सितंबर को गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बैन कर दिया। मतलब कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये भी जानना होता है कि भाई ये जो गवर्नमेंट जब इस टाइप की एप्लीकेशन बैन कर रही है तो सिटीजन पे क्या फर्क पड़ेगा। ना ये जाने बिना, ना किसी से कंसल्ट करे बिना उन्होंने डायरेक्टली 26 एप्लीकेशन सोशल मीडिया एप्स को बैन कर दिया। अगर आप जाने इन एप्लीकेशन को, तो इन एप्लीकेशन पे सिर्फ हम खाली इंजॉयमेंट नहीं करते, हम हमारे फैमिली फ्रेंड से जुड़े हुए रहते हैं जो हमारे कंट्री में नहीं रहते, या फिर हमारे यहां से कोई बाहर चला गया या फिर कोई बाहर से नेपाल आया है तो वो अपने फैमिली मेंबर से कैसे जुड़ेगा, इन सोशल मीडिया एप्स के थ्रू, जैसे लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉलिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। अगर ये एप्लीकेशन आपकी कंट्री में बैन हो जाती है तो उस कंडीशन में फिर आप अपने पेरेंट से, अपने रिलेटिव से आइसोलेट हो सकते हैं। तो ये काफी सारे खतरे थे। यूट्यूब एक बहुत बड़ा सोर्स है, जितने भी जेनजीज हैं आज की तारीख में, जो एक यंग जनरेशन है हमारा, वो सब के सब स्टडी जो है ना आज की तारीख में प्रोफेसर से कम ज्यादा यूट्यूब पे करते हैं, और आज आप भी मुझे यूट्यूब पे ही देख रहे हैं और हमसे भी आप यूट्यूब पे ही पढ़ते हैं। तो बेसिकली यूट्यूब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था। साथ में कंटेंट क्रिएटर भी बहुत सारे होते हैं जो यूट्यूब पे अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, फेसबुक पे रील्स बनाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा ये इंपैक्टफुल था। साथ में
में फॉर नॉट रजिस्टरिंग एज रिक्वायर्ड बाय द न्यू गाइडलाइन, तो इनकी नई जो गाइडलाइन थी उसके बिहाफ पे इन सारी सोशल मीडिया एप्स ने रजिस्टर नहीं करा नेपाल के अंदर, जिसकी वजह से 4 सितंबर को इन सारी एप्लीकेशन टोटल 26 सोशल मीडिया एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया। 8 सितंबर को स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट स्टार्ट, 8 सितंबर को ये जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट हुआ था और थाउजेंड ऑफ यंग पीपल गैदर इन द स्ट्रीट। ध्यान दे यहाँ पे जो स्ट्रीट के अंदर जो लोग इकट्ठा हो रहे थे वो सारे यंग पीपल थे। रीजन क्या है? क्योंकि ये एप्लीकेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हीं को इंपैक्ट करती है, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद में फिर और भी चीजें सामने आई कि भाई करप्शन भी था, गवर्नमेंट बहुत सी चीज छुपा रही थी और भी बहुत सी चीजें थी। पर अगर अपन यहाँ फोकस करें तो जेनजी का मूवमेंट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया ऐप के बारे में बात हो रही थी और सोशल मीडिया ऐप को बैन करा गया। साथ में 8 से 9 सितंबर के बीच में प्रोटेस्ट टर्न इनटू वायलेंट। सबसे बड़ा जो इशू था वो कि भाई प्रोटेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है, अपनी बात को रखना कोई गलत बात नहीं, पर जब ये वायलेंट हो जाए उस कंडीशन में जब आप आगजनी कर दो, तोड़फोड़ कर दो, लोगों को नुकसान पहुंचाओ, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचाओ, तो यहां पे बहुत वायलेंट हो गया था ये। और जिसकी वजह से गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आर अटैक्ड, पुलिस एंड आर्मी रिस्पॉन्ड, ओवर 50 पीपल वर किल्ड। सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी घर से एक पर्सन की मौत हो जाना, और यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेटली 50 लोग मारे गए इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर एंड मोर देन 1300 इंजर्ड। ऑब्वियसली बात है जब यहाँ प्रोटेस्ट होता है तो भगदड़ मस्ती है, ठीक है ना, पुलिस भी अपना एक्शन लेगी, लोग भी अपने एक्शन लेंगे, तो उसके अंदर कुछ अप्रोक्सीमेटली 1300 लोग जो है ना वो इंजर्ड हो गए। 9 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं अपने, उसके बाद जो है बैन को है अपलिफ्ट कर जाता है 24 आवर्स के अंदर आफ्टर मेजर प्रोटेस्ट एंड वायलेंस के स्टार्ट होते ही 24 घंटे में गवर्नमेंट को पता चला कि जेनजी मूवमेंट जो है ना ये कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है और अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% जो पॉपुलेशन है नेपाल की वो आती है जेनजी, मतलब एक नई जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं वहां पे, नई जनरेशन के लोग हैं वहां पे। तो उस कंडीशन के अंदर वो ज्यादा देर तक इसको होल्ड नहीं कर पाए, 24 आवर्स के अंदर इसको उनको अपलिफ्ट करना पड़ गया। पर इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, सिर्फ खाली ये लॉ को या फिर ये पर्टिकुलर बैन को अपलिफ्ट करने से इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। उसके बाद 10 सितंबर को एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई और एक नई गवर्नमेंट का यहाँ पे चुनाव हुआ। अब बात करते हैं कि ना इसके अंदर क्या हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, मैं ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं घुसूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में उतना अच्छा नहीं हूं और मेरा काम जो है मैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर हूं, तो बेसिकली मैं इस वीडियो को सिर्फ साइबर सिक्योरिटी ऐप के पीछे रीजन क्या था और कंपनीज को क्या बेनिफिट मिलने वाला था, साइबर क्राइम के अंदर कैसे इसकी हेल्प होती, वो उन सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद अब देखो व्हाई डिड द गवर्नमेंट बैन दीज ऐप। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने सुना जेनजी ने प्रोटेस्ट करा, क्यों प्रोटेस्ट करा, ये एप्स जो थी गवर्नमेंट बैन क्यों करना चाह रही थी, दोनों पार्ट में बात करेंगे। सिटीजन के अच्छे सिटीजन के लिए भी बात करेंगे और गवर्नमेंट का क्या इंटरनल बेनिफिट था ये भी बात करेंगे अब इसके अंदर। तो पहले आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ने ये ऐप जो है बैन क्यों करी। तो गवर्नमेंट सेड सोशल मीडिया एप्लीकेशन डोंट फॉलो न्यू रजिस्ट्रेशन एंड न्यू लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक नया रजिस्ट्रेशन जो नेपाल गवर्नमेंट ने इन सारी सोशल मीडिया ऐप को बोला था कि भाई आप हमारे ये जो नया रूल है इसके तहत आप रजिस्टर कराओ। अब इस रूल के अंदर क्या क्या चीजें, बहुत सी चीजें होती है। आज जैसे मान लो कि अगर इंडिया के अंदर कोई साइबर क्राइम होता है रिलेटेड टू फेसबुक, कोई फेसबुक पे आपकी फेक आईडी बनाता है, आप क्या करोगे। अब ये सोचने वाली बात है यहाँ पे कि ये जो रूल था ये नेपाल के सिटीजन के खिलाफ था कि साथ में था, ठीक है, दोनों पार्ट में सोचेंगे। अगर आपका किसी ने फेसबुक के ऊपर फेक आईडी बना दिया, आपके फोटोज का मिसयूज करा जा रहा है, आपकी आइडेंटिटी को थेफ्ट कर लिया गया है, आपके नाम से पैसे मांगे जा रहे हैं, आप पहले क्या करोगे। आप मेरे हिसाब से थोड़े बहुत रिपोर्ट करोगे आप उसकी फेसबुक आईडी पे जाके, और तब भी अगर बंद नहीं हुआ आप उसको 4 गाली दोगे। और क्या कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप जाओगे अपने नियर पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां जाके बोलोगे भैया मेरा फेसबुक अकाउंट है, इसको मुझे बैन करना है, ठीक बात है। अब पुलिस क्या करेगी उसके ऊपर। ऐसे ही नेपाल के अंदर अगर किसी साथ में इंसिडेंट होता है तो वो क्या करेगा, आप ये सोचें कि फेसबुक पे किसी ने कुछ गलत फोटोज डाल दी आपके नाम से, अब आप पुलिस के पास जाएंगे, कंप्लेन करेंगे। पुलिस कंप्लेन करती है इन सोशल मीडिया एप्लीकेशन को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, जिस भी रिलेवेंट आपने सोशल मीडिया ऐप के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई है। अगर इस फेसबुक या फिर ऐसी कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन का आपके कंट्री के अंदर कोई ऐसा लीगल ऑफिस नहीं है जो डील करे इन सब चीजों से,
तो उस कंडीशन में ये जो रिपोर्ट है काफी लंबी किस्त थी। अब सोचो आपका इंटरनेट पे आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है और ये बोल रहा है कि 2 महीने के अंदर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, कितना खतरनाक होगा। इस टाइप की कंप्लेंट्स जो होती है इनको रिजॉल्व करने के लिए नेपाल गवर्नमेंट ने बोला था कि आप यहां पे रजिस्टर करें, लोकल एक ऑफिस होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ताकि हम उसे डायरेक्टली डील कर सके। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी कोई केस होता है जहां पे हमें इसको स्पॉन्टेनियसली बैन करवाना है, तो एटलीस्ट हम आपको इंफॉर्मेशन दे तो सके। अब हम आपको मेल लिखेंगे, आप कब रिस्पॉन्ड करेंगे, इट गोना टेक लॉन्गर टाइम। साइबर क्राइम एक्टिविटीज को ट्रैप करने के लिए ये बहुत जरूरी था ये वाला फॉर्म। अगर गवर्नमेंट इसको सारे सोशल मीडिया ऐप अगर इसको फॉलो करते तो उसके बाद नेपाल का साइबर क्राइम जो है ना वो काफी हद तक कम हो सकता था, प्लस साथ में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। ये इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, ठीक है। उसके अलावा नया जो उनका एक लॉ उन्होंने फॉर्म करा था उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके तहत भी उन्होंने बोला था कि आपका सोशल मीडिया ऐप जो है ना हमारे लॉ के रूल के तहत ही सारा काम करना चाहिए। They blamed fake accounts, ऑनलाइन क्राइम्स, स्कैम्स एंड स्प्रेड ऑफ लाइज। तो मतलब कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर नेपाल गवर्नमेंट के लिए कोई अगर फेक न्यूज चला रहा है, अब ध्यान दें यहां पे मॉनिटरिंग बहुत अच्छे लेवल से हो सकती है। अगर कोई जेन्युइन न्यूज भी है जो नेपाल गवर्नमेंट के खिलाफ है तो नेपाल गवर्नमेंट उसको पुश कर सकती थी कि भाई आप इस इंफॉर्मेशन को भी बंद करो। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे हम बोलते हैं वो भी यहाँ पे किल हो सकता था अगर ये राइट नेपाल गवर्नमेंट के पास आ जाते कि भाई तुम्हारा ऑफिस यहाँ पे है, तुम्हारे कंट्रोल यहाँ पे, हम इनको पुश कर सकते हैं कि आप हमारी इंफॉर्मेशन को बंद करो। साथ में मिस इंफॉर्मेशन, अगर कोई ऐसी फेक न्यूज अगर इंटरनेट पर वायरल हो रही होती जो नेपाल के खिलाफ थी या फिर नेपाल टेररिज्म के खिलाफ है, किसी भी नेपाल की जो छवि इंटरनेशनल लेवल पे खराब करे इसके खिलाफ है, तो वो उसको भी बंद करवा सकती थी स्पॉन्टेनियसली। या फिर आपके ऑनलाइन क्राइम्स के अंदर ट्रैक डाउन करना, किसी आईडी के बारे में जानकारी निकालना, उस आईडी के आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल निकालना, वो सब चीजें वो आराम से कर सकती थी जो आपके स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं। ऑफिशियल वांटेड मोर कंट्रोल ओवर व्हाट पीपल पोस्ट एंड शेयर ऑनलाइन। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट था जिससे जेनजी को लगा कि भाई ये हमारे ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग करना चाहते हैं कि भाई अगर नेपाल गवर्नमेंट जैसे बताया जा रहा है कि करप्ट थी काफी और काफी घूसबाजी थी, ये सब इंटरनेट के ऊपर चल रहा है, तो अगर नेपाल गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट जो थी, अगर ऐसा रूल लेकर आ जाती तो जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर वो पूरा कंट्रोल होता। तो मानो कि अगर आपने कोई सच्चाई भी डाली है, किसी भी करप्शन के खिलाफ आपने कोई आवाज उठाई है सोशल मीडिया का यूज करते हुए, तो थोड़ी देर के अंदर आपका पोस्ट टेक डाउन होता है और आपके पोस्ट के बारे में कोई भी जानकारी निकाल लेता है कि ये पोस्ट किसने डाला है इंटरनेट के ऊपर, और पुलिस आप तक पहुंच जाती। तो ये भी हो सकता था। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का खतरा यहाँ पे बहुत बड़ा था। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पे व्हाट प्रॉब्लम वाज द बैन सपोज टू बी सॉल्व। तो जो बैन है ना, जो एप्लीकेशन बैन हुई है, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती थी। हर गवर्नमेंट जो होती है वो पहले ये एनालिसिस करती है कि भाई हमारी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और उसके ऊपर फिर एक नया रूल वो लेकर आती है। तो ऐसे ही जो ये एप्स को बैन करा गया, ये किस टाइप की जो है ना इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे नेपाल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट वांटेड टू स्टॉप हेट स्पीच। भाई गलत चीजें जो आप इंटरनेट के ऊपर आप एक दूसरे को गलत चीजें बोलते हैं वो कम करना चाह रही थी। साइबर बुलिंग, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन या फिर कोई आपको अगर इंटरनेट पे परेशान कर रहा है, सोशल मीडिया ऐप का यूज करते थे, फेसबुक के ऊपर किसी ने फेक आईडी बना ली आपको परेशान कर रहा है, तो नेपाल गवर्नमेंट इतनी सक्षम नहीं थी कि वो उसके ऊपर इंस्टेंटली कोई कार्रवाई कर सके, क्योंकि इन सोशल मीडिया एप्लीकेशन का कोई नेपाल के अंदर कोई ऑफलाइन सेंटर ही नहीं था जहां पे वो इंस्टेंट नोटिस भेज के उसको बंद करवा सके। उसके लिए हर चीज के लिए उनको मेल करना पड़ता था, या फिर स्कैम एंड फेक न्यूज के लिए भी। उसके अलावा दे आल्सो वांटेड सोशल मीडिया कंपनीज टू पे टैक्सेस। यहां पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला था। 26 कंपनीज, जब इतनी बड़ी जाइंट जो है, टेक जाइंट कंपनीज जो है, उनको पे करेगी तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट का बहुत सारा फंड आएगा, यहाँ पे टैक्सेस उनको मिलता। प्लस फॉलो नेपाल रूल्स फॉर रिमूविंग बैड कंटेंट क्विकली। अब ये बैड कंटेंट कुछ भी हो सकता है, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल आपके सोशल मीडिया ऐप पे है तो ऑब्वियसली बात है वो अच्छे कंटेंट और बुरे कंटेंट दोनों को ही कंट्रोल और मैनेज कर सकती है। यहाँ मैनेज बोलूंगा मैं, कंट्रोल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, पर यहाँ पे आराम से उसको मैनेज करा जा सकता था। तो ये भी चीज था। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इस लॉ के दोनों ही पार्ट, एक पार्ट अच्छा भी और एक पार्ट बुरा भी है। एक पार्ट आपके फेवर में है कि भाई साइबर क्राइम नहीं होगा, ठीक है ना, प्लस साथ में आपके इंटरनेट पे कोई साइबर बुलिंग कर रहा होगा, आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहा होगा, तो क्विकली उसको रिजॉल्व भी कर पाएंगे। और एक पार्ट पे ये था कि उनका कंट्रोल भी होता आप क्या पोस्ट कर रहे हैं। तो ये भी चीज ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट डिड द गवर्नमेंट सेज वर सिटीजन
बेनिफिट्स, ठीक है। तो अब क्या चाह रहे थे, मतलब कि गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि ये जो सिटीजन है उनका बेनिफिट हो, तो अपन इसके बारे में समझते हैं। तो पहली बात तो सेफर ऑनलाइन स्पेस विथ लेस साइबर बुलिंग, लेस बुलिंग एंड चीटिंग। तो बेसिकली अगर ये लॉ आता तो नेपाल गवर्नमेंट क्या करती, वो आपका जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन उसको सिक्योर बना सकती थी, क्योंकि नेपाल का खुद का एक अपना लॉ होता सोशल मीडिया के ऊपर, और साथ में वो आपके इंटरनेट पे होने वाले खतरों से अपने सिटीजन को बचा पाती अगर ये लग जाता प्रॉपरली तो। या फिर easier to report and get help for ऑनलाइन प्रॉब्लम्स। अगर आपको कोई ऑनलाइन प्रॉब्लम आती तो आप उसका समाधान आसानी से निकाल लेते अपने कंट्री के अंदर। पुलिस स्टेशन में जाओ, कंप्लेन करो और वो आईडी के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर आप अभी चाहें कि वहां पे मुझे कोई डिटेल मिल जाए तो उनके लिए अभी ये पॉसिबल नहीं है। अगर इसके ऊपर काम करते हैं, इसको आगे अच्छे तरीके से लेकर आते तो आगे जाके फ्यूचर पॉसिबल होगा। पर अगर ये आता, ये अगर सोशल मीडिया जो उनका लॉ था अगर ये इंप्लीमेंट होता तो डेफिनेटली ये पर्पस जरूर सॉल्व होता। मैनी जॉब्स एंड टैक्स मनी इफ टेक कंपनीज फॉलोड लोकल रूल। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात थी, लोगों के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली थी, क्योंकि जब ये टेक कंपनीज अपने ऑफिसेस कहां खोलती, नेपाल के अंदर। नेपाल की इस लॉ में लिखा गया था कि आपका एक फिजिकल ऑफलाइन ऑफिस होना चाहिए। इसके एम्प्लॉयज कौन होंगे, नेपाल के सिटीजन खुद होते। तो बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा बेनिफिट, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा लॉ बनाया गया था सिटीजन को देख के, पर इसका एक छोटा सा बेनिफिट ये होता है कि आपके वहां पे काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो सकती थी। टैक्स से तो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट को तो हमेशा ही पैसे की पड़ी रहती है, तो टैक्स से डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिलता। उसके अलावा बट फॉर मोस्ट पीपल इट मेड लाइफ हार्डर, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, वर्कर्स एंड फैमिलीज। पर अगर आप देखें इन सबको एक साथ बैन कर देना बिना किसी की राय से, बिना ये समझे कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आए पढ़ने के लिए फिर यहां से बाहर गए, उनका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा इस चीज को, ऐसी सोशल मीडिया एप्स को बैन कर देने से। तो अगर हम बात करें लोकल सिटीजन में तो भाई बहुत क्योस मच गया था और बहुत बुरी तरीके से उनको इंपैक्ट हुआ था, और ये रॉन्ग इंपैक्ट था, अच्छा इंपैक्ट नहीं हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग व्हाई डिड स्टूडेंट प्रोटेस्ट। अब सबसे बड़ी बात ये है कि भाई ये जो प्रोटेस्ट है ना, इसमें स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट क्यों करे, कोई और क्यों नहीं आया, मतलब अदर एज ग्रुप वाले क्यों नहीं आए, बहुत बड़े क्यों नहीं आए, इसके अंदर और लोग भी तो आ सकते थे, सिर्फ ये जेन ज़ी मूवमेंट क्यों कहा गया इसको, सबसे इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं इसके ऊपर कि पहली बात तो लॉस्ट एक्सेस टू सोशल मीडिया फॉर लर्निंग। भाई अगर आप ये देखिए कि जेन ज़ी जो है ना वो सिर्फ सोशल मीडिया ऐप यूज करता है कि ना मैं अपने फ्रेंड से कनेक्टेड हूं चिट चैट करने के लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ये लोग जुड़े हुए रहते हैं सोशल मीडिया ऐप से, यूट्यूब हो गया, इन सबसे जुड़े हुए थे ताकि ये लर्निंग भी कर सके। सोशल मीडिया के ऊपर आप काफी चीजें लर्न भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बिगाड़ती है, साथ में अर्निंग के लिए भी जुड़े हुए रहते हैं। आज की तारीख में जेन ज़ी जो है ना वो नहीं चाहता कि मैं कहीं पे जॉब करूं, वो खुद का सेल्फ कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। अगर मुझे कोई अच्छी चीज आती है, मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, गवर्नमेंट में नहीं मिल रही, कंपनीज में नहीं मिल रही, आई विल क्रिएट इट फॉर माई सेल्फ। तो ये जेन ज़ी मूवमेंट है आज की तारीख। भाई जेन ज़ी जो है उनका थिंकिंग ऐसा है कि मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना, मैं खुद की चीजें खुद ही कर लूंगा। मैं गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर वहां पे लाखों लोग लगे हुए, वहां पे अगर मेरा नंबर नहीं आया तो मतलब मैं फेलियर हूं, ऐसा नहीं है। मैं खुद भी प्रूव कर सकता हूं, तो अपना कंटेंट खुद क्रिएट करूंगा और आज की तारीख में वायरल हो जाऊंगा। तो अर्निंग के लिए भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, साथ में स्टेइंग इन टच विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से टच में रहने के लिए। कोई जो लोग हैं जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वो ओवर द कॉल या फिर व्हाट्सएप की, तो अगर इंडिया के मतलब नेपाल के बाहर है तो इंटरनेशनल कॉल तो कोई करने वाला नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इन सोशल मीडिया ऐप के थ्रू अपने फ्रेंड से जुड़ सकते हैं। या फिर मान लो अगर कॉलिंग फीचर भी आपका इनेबल है तो आप फोटो देखना, वीडियो देखना आज तक बहुत कॉमन हो गया, तो ये सब बंद हो गया था। इसकी वजह से जो जेन ज़ी थे वो इस प्रोटेस्ट से जुड़े। साथ में एंग्री अबाउट गवर्नमेंट करप्शन एंड फीलिंग लाइक देयर फ्यूचर वाज एट रिस्क। ये बहुत बड़ा ये कहना स्टेटमेंट है कि भाई एंग्री थे वो गवर्नमेंट की करप्शन से। अब ये करप्शन कितना था इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट जैसा बताया जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट में करप्शन बहुत ज्यादा था, और आज में जितने भी इंटरव्यूज दिख रहे होंगे आपको सबका ही यही कहना है। साथ में अपने फ्यूचर को लेके बहुत वरी थे। बिल्कुल यूट्यूब से आप ऐसी चीजें सीख सकते हैं जो शायद आप रियल वर्ल्ड क्लास में जाके भी नहीं सीख सकते। पूरी दुनिया के टीचर आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है जो आपको अच्छा कंटेंट पढ़ा रहे हैं, उनसे जाके पढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता था।
यूट्यूब एक अच्छा मीडियम है, और भी बहुत सारे ऐसे मीडियम है जहां पे आपको काफी यूजफुल कंटेंट मिलते हैं। तो इन सब से अगर इन सब से वो दूर हो जाते तो वो आइसोलेट कर लेते अपने आप को पूरे वर्ल्ड से, और जो कि उनके कंपटीशन में बहुत दिक्कत हो सकता था। मतलब अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाते, नई स्किल नहीं सीख पाते, हर स्किल के लिए उनको पैसा पे करना पड़ता और बहुत सारी चीजें हो जाती। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि भाई जेन ज़ी ने अपना मूवमेंट स्टार्ट करा, इस वजह से भी। फील लाइक द बैन वाज टू साइलेंस देम नॉट प्रोटेक्ट देम। अब यहाँ जो उनको ये लगा कि भाई ये जो बैन है ये इसलिए नहीं करा गया कि भाई आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर थ्रेट से बचा रहे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनको लग रहा था कि हमारी आवाज को दबाया जाए, क्योंकि अगर मैं कुछ डालूंगा सोशल मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट के खिलाफ तो वो थोड़ी देर में उसको बंद करा देंगे, या फिर हम किस टाइप का कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं या फिर किस टाइप का कंटेंट हम शेयर कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा गवर्नमेंट का काफी कंट्रोल हो जाएगा। इसकी वजह से उनको अपनी प्राइवेसी का भी एक बहुत बड़ा खतरा होना शुरू हो गया था कि भाई इससे हमारी प्राइवेसी भी खतरे में आ सकती है, या फिर राइट ऑफ स्पीच जो है हमारा वो भी खतरे में आ सकता है। नीचे आते वॉज द प्रोटेस्ट गुड और बैड। अब इसकी जो है ना, अब ये जो चीज है ये दोनों पर्सपेक्टिव से अलग अलग है। मतलब कि किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। अच्छा इस सेंस में कि हाँ जेन ज़ी ने अपनी आवाज उठाई तो उससे जो करप्ट गवर्नमेंट थी वो चेंज हुई और अब सही गवर्नमेंट बनेगी, और शायद जो नेपाल के जो सिटीजन है, स्टूडेंट है, उनके लिए सोचेंगे। कुछ जो लोग हैं उनके लिए कि हाँ ये जो प्रोटेस्ट है ये खराब भी सकता है क्योंकि इसमें वायलेंस भी था, ठीक है ना। आप भी देखिए कि एक सोशल मीडिया ऐप ने पूरी कंट्री का नक्शा बदल दिया बहुत बुरी तरीके से। सोशल मीडिया ऐप आज की तारीख में कितना खतरनाक हो सकती है कि हम इससे कितना एडिक्टेड भी हो गए, एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है इस चीज का। तो बात करते हैं इसके लिए कि ना भाई ये कितना बढ़िया था। प्रोटेस्ट हेल्प ब्रिंग बैक सोशल मीडिया एंड शोड द पावर ऑफ अ यंग वॉइस। तो बिल्कुल पहली बात तो कि भाई इनको ये पता चला कि ना सोशल मीडिया वापस से आ गया। पहला प्रोटेस्ट का ये अच्छा एडवांटेज हुआ कि अब वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने इनकम्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो सकते हैं। सेकंड चीज कि पावर ऑफ यूथ वॉइस। भाई यूथ की वॉइस क्या होती है आज की तारीख में आप देखेंगे तो इंडिया में भी काफी सारे ग्रुप्स हैं, NHUI करके एक ग्रुप है और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनकी अपनी एक स्टूडेंट यूनियन होती है। और ये जो स्टूडेंट है ना ये बहुत खतरनाक लेवल की चीज होती है, इसको अगर आप ढंग से टैकल ना करो ना तो भाई ये बहुत कुछ कर जाती है। तो इसलिए और स्टूडेंट की पावर बहुत होती है, अगर उसने ठान ले कि मुझे ये करना है ना तो वो तो बड़े बड़े एग्जाम को क्रैक कर लेता है। बहुत दूर की बात है एक सरकार को चेंज करवाना। तो इसलिए उन्होंने ये भी शो कर दिया कि अगर आप हमारे लिए नहीं सोचोगे तो हम कैपेबल हैं आपको भी चेंज करेंगे। जो आज आपको बना रहा है वो आपको चेंज भी कर सकता है। बट वॉयलेंस एंड लॉस ऑफ लाइफ वर सीरियस प्रॉब्लम। भाई अगर गवर्नमेंट की आप फैसिलिटीज को अगर आप डिस्ट्रॉय कर दे, पर देखा जहां पे वीडियो आ रहा है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इसके लिए मुझे कोट मत करना, कुछ बोलना मत, कि मैंने देखा कि कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी नुकसान पहुंचाया गया। जिन्होंने अपने घर या फिर शॉप्स बनाई है उनको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जो करना है उनके लिए करो, जो करप्ट है उनके लिए करो तो ठीक है। उसके अलावा मैनी पीपल थिंक ऑफ द प्रोटेस्ट वाज नेसेसरी बट विश इट हैड बीन पीसफुल। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ना सोचना था उनका ये कि प्रोटेस्ट एक अच्छी चीज है, पर अगर ये पीसफुल होता तो ज्यादा अच्छा होता। पर आपको क्या लगता है, क्या अगर ये जो प्रोटेस्ट पीसफुल होता तो क्या 24 घंटे के अंदर सरकार चेंज हो पाती, या फिर 24 घंटे के अंदर ये जो बैन था ये अपलिफ्ट हो पाता? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। मतलब आप बोल सकते हैं कि नेपाल के देश ये भगत सिंह जैसा एक मूवमेंट था, ठीक है ना, जो नेपाल के भगत सिंह है जिन्होंने ये चीज चेंज कर पाए। अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पहले भी करप्शन चल रहा होगा, पहले भी सभी चीजें होंगी, पर उससे पहले कभी चेंज नहीं करी गई। अब ये डिपेंड करता है, ये आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपके हिसाब से ये प्रोटेस्ट जो है ना ये सही था कि गलत था। अब देखो अब नेपाल साइबर सिक्योरिटी लॉ फॉर एप्स, तो भाई नेपाल का क्या एक लॉ था जो एप्स के लिए उन्होंने बनाया था, उसके बारे में अपन यहां बात कर लेते हैं, ठीक है। नेपाल हैज अ न्यू रूल। भाई नेपाल का जो न्यू रूल था ना उसमें क्या था, सोशल मीडिया एप्स मस्ट रजिस्टर। पहले बात तो जितनी भी सोशल मीडिया एप्स है वो सब इस नए रूल के तहत हमारे नेपाल में रजिस्टर करें। हैव लोकल ऑफिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई उनका लोकल ऑफिस होना चाहिए जिससे नेपाल के लोगों के लिए जॉब जनरेट हो सकती है। प्लस रिमूव हार्मफुल कंटेंट फास्ट। जो भी हार्मफुल कंटेंट है, कोई आईडी है, किसी के पीछे कोई जानकारी निकालनी किसी आईडी के बारे में, ये सब बहुत फास्टली प्रोसेस करा जा सके। बिग फाइन्स फॉर प्लेटफॉर्म दैट डोंट फॉलो द लॉस। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये आए दिन गलती करते रहते हैं, तो इससे गवर्नमेंट को बड़े बड़े फाइन भी मिलते हैं। उसके अलावा द लॉ केम फ्रॉम द सोशल मीडिया डायरेक्टिव 2081। अगर आप उसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप नेट पे जाके सर्च करना नेपाल का सोशल मीडिया डायरेक्टिव 2080। एक सेकेंड आप इसको सर्च करना, सोशल मीडिया डायरेक्टिव 2080
2080 एंड 2081, ठीक है, फॉर न्यू सोशल मीडिया बिल। एक नया सोशल मीडिया बिल था जो भी सैंक्शन नहीं हुआ है, बट मे बी जल्दी होगा। इसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो मेरे हिसाब से काफी बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे, Why was the ban the wrong decision? भाई ये बैन जो है ना, ये रॉन्ग डिसीजन कैसे था? अब देखो हर जगह ब्रेकिंग न्यूज के अंदर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया नेपाल के बारे में बात चल रही है। तो ये जो बैन था ये रॉन्ग डिसीजन था नहीं था गवर्नमेंट का, ये एक बार बात कर लेते अपन। तो द कट ऑफ पीपल फ्रॉम फैमिली, भाई अगर आप ऐसी जैसे व्हाट्सएप जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। जो भी यूजर है, जितने भी यूजर जिनको फोन भी ढंग से चलाना आता नहीं है, उनके फोन में भी आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन मिलेगी। क्यों? कम्युनिकेशन करने के लिए। अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं, नेपाल के बाहर रहते हैं, तो इंटरनेशनल कॉलिंग करना बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। तो इस कंडीशन में वीडियो और वॉइस कॉलिंग आपकी आराम से हो सकती है। आप कम्युनिकेशन करना चाहे, चैट करना चाहे, तो ये सब व्हाट्सएप के थ्रू। तो एक एसेंशियल यूटिलिटी टूल है ये, मतलब कि जैसे बोलूं कि मैं सांस ले रहा हूं तो ऐसे ही मैं व्हाट्सएप यूज करना एक मैंडेटरी हो गया आज की तारीख में, ठीक है। तो वो चीज अब कट ऑफ कर सकता है फैमिली से। बिजनेस के लिए जो लोग रिलाई करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, या फिर मान लो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग अर्न करते हैं, ठीक है ना। किसी का ऑनलाइन स्टोर होगा, कोई ऑनलाइन अपनी चीजें सेल कर रहा होगा, किसी ने इंस्टाग्राम पे अपना स्टोर बना रखा होगा, कोई वहां से ऑर्डर रिसीव कर रहा होगा, कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा होगा, कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा होगा। तो इस टाइप की चीजें भी बहुत फर्क पड़ती है आज की तारीख में। एंड स्टडी, कुछ लोग स्टडी कर रहे होंगे वहां से यूट्यूब से, किसी ने सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा। बहुत सारे ऐसे हमारा यूट्यूब चैनल भी है, सब्सक्रिप्शन मिलता है, आप 49 रुपीज में, 90 रुपीज के अंदर पर मंथ में पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल सर्विसेज मिलती है। तो ये जो स्टडी कर रहे होंगे उन बच्चों का भी लॉस खतरनाक, स्पेशली दोज रिलाइंग ऑन रेमिटेंस और डिजिटल वर्क। जो डिजिटल वर्क से रिलेटेड है या फिर जो बाहर रहते हैं, तो उनसे तो बड़ा दिक्कत हो गया होगा इसके अंदर। पीपल फाउंड वेज अराउंड द बैन यूजिंग वीपीएन। अब लोग क्या करने लगे, वीपीएन यूज करने लगे। वीपीएन जो है सारी सर्विसेज फ्री नहीं देता, आपको पेड सर्विस लेनी पड़ेगी। तो वहां पे उनको हर मंथ का उस ऐप को चलाने के लिए खर्चा देना पड़ रहा है। और वीपीएन क्या आपका डेटा मिसयूज नहीं करेगी? तो पहली बात तो मेरा डेटा मिसयूज हो रहा है, मेरे इंटरनेट यूजेज जो है वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि वीपीएन के थ्रू जब आप किसी भी ऐप को चलाओगे तो हमेशा ऐप का यूजेज बढ़ जाता है, डेटा यूजेज बढ़ता है हमेशा। तो वो चीज है। द प्रॉब्लम लाइक फेक न्यूज वर नॉट सॉल्व बट मोर प्रॉब्लम स्टार्टेड, प्रोटेस्ट, डेथ एंड रेजिग्नेशन। मतलब अगर आप ये सोचें जिसके लिए बनाया गया था ये लॉ, वो क्या था कि भाई फेक न्यूज स्प्रेड ना हो, पर ये तो सॉल्व नहीं हुआ, पर कुछ नए इश्यूज और मिल गए। ये सारे नए इश्यूज और जनरेट होना शुरू हो गए। तो मतलब कि ऐसा लो जो प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं कर रहा और प्रॉब्लम बढ़ा रहा है, तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। इससे पहले बहुत डिस्कस करना चाहिए अलग अलग कम्युनिटी से। जैसे कोई भी मूवी रिलीज करने से पहले हर टाइप के लोगों को दिखाई जाती है उनके रिव्यूज लेने के लिए, और उनके ऊपर फिर चेंजेस होते हैं और उसके बाद जाके रिलीज करा जाता है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट अगर ये सोचे कि भाई हमने जो सुना है, हमने जो सोचा है ये कंफर्म है, इसको हम रिलीज कर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और करना चाहिए तो थोड़ा धीरे धीरे पार्शियली बैन कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे देखें रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। लगता है कि भाई बहुत भयंकर ऐसा आउटपुट आ रहा है अपने ही कम्युनिटी से, तो थोड़ा सा उसको रिलीज कर दे। तो कुछ करा जा सकता था इसके ऊपर। हाउ शुड द गवर्नमेंट हैव हैंडल, तो भाई गवर्नमेंट को कैसे हैंडल करना चाहिए, उनका एक स्पोक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इस चीज को एड्रेस करना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको, क्योंकि क्या है कि सबसे बड़ी आप भी देखो कि स्टूडेंट्स ही आगे बढ़कर आए थे, तो उनको एड्रेस भी तो करना चाहिए ना कोई। तो ये चीज है। देखो यहाँ पे एक्सपर्ट कहते हैं टॉक विद यूजर, आपको यूजर से, यूजर मतलब आपके स्टूडेंट से बात करनी चाहिए कि भाई आपके लिए हम लोग ये ऑल्टरनेटिव ला रहे हैं, या फिर ये इस तरीके से आपको इंपैक्ट कर सकता है, कितने टाइम के लिए बैन है। अगर आप ये बोलते कि ये 15 दिन का बैन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो शायद हो सकता है स्टूडेंट को पता है कि यार ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी, तो वो 15 दिन रुक सकते थे शायद से। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। टेक वर्कर से बात करते हैं आप, डिजिटल राइट ग्रुप से बात करते हैं। उसके अलावा बिफोर बैनिंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी बैन करने से पहले आपको अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से बात करनी जरूरी होती है, ताकि आप ये चेक कर सके जब ये रूल या बिल लागू होगा तो उसके बाद इन कम्युनिटीज को फर्क क्या पड़ेगा इससे, ठीक है। उसके अलावा यूज स्टेप बाय स्टेप रूल, गिविंग टाइम टू एडजस्ट, मतलब आप उनको टाइम दो। ऑब्वियसली बात है, ये अभी स्टार्ट 2024 में ये चीज बन गई थी, ये 2025 में तो हम देख रहे हैं कि भाई 7 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करा गया, पर इससे पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो चुका था बहुत पहले से ही। ये कंपनी कभी भी नहीं सुनती है, ये तो डैम श्योर है, हर लोग जानते हैं इसको। तो बेसिकली आप स्टेप बाय स्टेप करें, पार्शियल बैन करते, कंप्लीट बैन नहीं करते, तो वो एक बहुत बड़ा इशू हो गया। साथ में फोकस ऑन स्टॉपिंग रियल साइबर क्राइम, नॉट जस्ट ब्लॉकिंग स्पीच और एप्स। अब देखो यहाँ पे आप इनको बंद करने से कोई पर्पस नहीं है, मतलब मेन फोकस क्या होना चाहिए कि आपको स्टॉप करना है रियल साइबर क्राइम केसेस, तो आप उसके ऊपर नए लॉज ला सकते थे। सिर्फ खाली एप्स को बैन करने से यूजर हार्म होता है, साइबर क्राइम रुकेगा नहीं पूरा आपका। तो वो थोड़ा सा एक आपको सोचना पड़ता था, ठीक है। अभी करंट सिचुएशन आपको पता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आ चुकी है,
ठीक है, टेम्परेरी जैसे बोल सकते हैं अपन, अभी नई फॉर्म जो हुई है, ठीक है, करंट सिचुएशन के अंदर आ गया कि भाई जो बैन है वो हटा दिया गया है, बट ट्रस्ट इज इन द गवर्नमेंट इज डैमेज। भाई गवर्नमेंट पे जो ट्रस्ट था, नेपाल गवर्नमेंट के ऊपर जो ट्रस्ट था सिटीजन का, वो अभी डैमेज हो चुका है पूरा। वापस से जो गवर्नमेंट आई है वो अभी बनाने की जरूर कोशिश करेगी। इज रनिंग द कंट्री, यंग पीपल मोर एक्टिव इन डिमांडिंग देयर राइट्स बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अब जो यंग पीपल है, ऑब्वियसली बात, एक बहुत बड़ी तादाद है सिटीजन के अंदर, नेपाल सिटीजन के अंदर इसके रिगार्डिंग में, तो जेन के रिगार्डिंग में, तो उस कंडीशन में वो अपने राइट्स की मांग कर रही है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में उनको राइट चाहिए अब। तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट भी सुनी, क्योंकि उन्होंने देखा है लास्ट मोमेंट, वो देख चुके हैं, इंसिडेंट वो देख चुके हैं, अब वो शायद से गलती ना करें। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई अपनी कोई व्यूज तो बताओ, आप अपने व्यूज आप रखो इसके अंदर कि भाई आपका क्या व्यू है। तो अब मैं देने वाला हूं मेरा व्यूज कि भाई मेरा व्यू क्या है इसके ऊपर। नेपाल जो बहुत खूबसूरत कंट्री है, ठीक है ना, और मैं भी विजिट करा, मैंने भी विजिट करा है वहां पे, बहुत बहुत प्यारी कंट्री है। तो पहली बात तो एप्स को जो बैन करा है, ठीक है ना, डज नॉट मेक द इंटरनेट सेफर। मतलब आप ये सोचो कि अगर मैं किसी ऐप को बैन कर दूंगा तो उससे रिलेटेड साइबर क्राइम होना बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। गुड लॉस एंड डायलॉग्स डू, मतलब आपके लॉस इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो ऐप जो है ना वो आपके बाउंडेड रहे, आपकी चीजों को फॉलो करने पे मजबूर हो जाए। ठीक है, तो लॉस आपके प्रॉपर होने चाहिए, आपकी चीजें, आपके कमिटमेंट, आपके स्टेटमेंट प्रॉपर होने चाहिए। सेंसरशिप वीकेन ट्रस्ट एंड हर्ट एवरीवन, जैसे आप चाह रहे थे कंट्रोल करना कंटेंट के ऊपर, वो क्या डाल रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, तो इससे ना सबकी प्राइवेसी भी हर्ट होती है। ठीक है, आप उनके सेंटिमेंट हर्ट होते हैं कि भाई हमने जो लगता है हमारे लिए ये ट्रूथ है, हम डाल रहे हैं, तो आपको उससे दिक्कत क्या है? आपको उसको कंट्रोल करा जा सकता है, पर आप पूरा चाहें कि उसको टेक ओवर कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके अलावा नेपाल्स young people proven that they can stand up for their rights. The future should be about honest conversation, strong but fair cyber security and digital freedom for all. तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उनको लग गया, उनको पता है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई आप एक इंटरनेट के ऊपर सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर लॉ के लिए। हर लॉ को इंप्लीमेंट करने से पहले या फिर क्रिएट करने से पहले डिस्कस करना चाहिए अलग अलग कम्युनिटी से जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, ठीक है ना, और जो इससे इंपैक्ट होने वाले पहले उनसे कंसल्ट करें, उसके बाद जाके आप इसको बनाएं। तो इसको प्रॉपर्ली आपको डिस्क्लोज करना चाहिए कि ये ऐसा है और इससे बेनिफिट्स ये है, इसका इंपैक्ट क्या रहेगा। अगर आप ये कम्युनिकेशन कहीं भी अगर आप लैक करते हो तो डेफिनेटली, क्योंकि एक मास ऑडियंस इसके ऊपर इंपैक्ट होने वाली है और उनको काफी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये मेरा व्यू था। अब आपका व्यू क्या है इसके ऊपर? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका व्यू क्या है। मतलब मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छा मूवमेंट था, बट हाँ ऑब्वियसली बात है प्रोटेस्ट के अंदर काफी सारे लोगों की डेथ हुई, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी। तो इसके लिए तो मैं अगेंस्ट हूं कि भाई इतना वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हर्ट हुई, जैसा मैंने नेट पे देखा तो वो नहीं होना चाहिए। बट ऑल्दो जेनजीज प्रूफ कि ना हमारे में बहुत दम है और हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी राय क्या है कि क्या ये मूवमेंट बैड था या गुड था? मुझे सिर्फ कमेंट में डालें बैड और गुड। और अगर आप कोई अपनी राय लिखना चाहे कि नहीं भाई मेरे हिसाब से मेरी राय तो ये होती है, तो वो जरूर लिखिए। मैं जानने में बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपके जब आपके व्यूज जानूंगा। साथ में अगर मैंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैं मिस कर दी है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हम उतना ही रिसर्च कर पाए जितना इंटरनेट पे अवेलेबल था। जो लोग नेपाल देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो रियल सिचुएशन वहां पे देख रहे होंगे। तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना अपनी राय के बारे में। जिसको 1-to-1 कोर्स करना है साइबर सिक्योरिटी का हमारे साथ में, उसके लिए मैंने फॉर्म दे दिया है नीचे कमेंट के अंदर, आप जाके उसको भर सकते हैं। हमारी कंपनी जो है, जो हमारी हैकर ब्लॉक टीम है, वो करवाती है आपको साइबर सिक्योरिटी विद एआई, साथ में शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, तो आप उसके लिए भर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे और भी बहुत सारी अच्छी वीडियो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड आपके लिए लेकर आऊंगा मैं, जो आपको ये बताएगा कि भाई जो टॉपिक्स हैं वो कितना डिटेल में पढ़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट हम प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल हर टाइप के टॉपिक लेकर आते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, कुछ नए प्रैक्टिकल के साथ में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।